हमारे संबंध ठीक है, हम एक दूसरे से शिकायत नहीं करते हैं, ये एक बात होती है शिकायत ना करना, और एक दूसरी चीज होती है शिकायत का भाव ना होना। ये दोनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग चीजें? अलग है, दोनों अलग चीजें। काफी बार शिष्टाचारवश हम शिकायत करते नहीं हैं, लेकिन अपने अंदर शिकायत का भाव रहता है ना, उस शिकायत को व्यक्त नहीं करते। चलो चल लेते, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। वो अपने आप कई बार जो है वो ठीक होता नहीं, और ये भी एक काफी बार मैंने उलझन के रूप में अपने आसपास पाया है और कई बार अपने में भी पाया है कि शिकायत ना करो तो भी चीजें ठीक नहीं होती, और शिकायत करो तो भी उलझ जाती हैं, क्योंकि सामने वाले को बुरा लग जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमेशा होता है। जैसे जैसे ये वर्कशॉप आगे बढ़ेगी, हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ में एक दूसरे के साथ में व्यक्त होंगे, है ना। हमें अपने आसपास वालों से शिकायत है, लेकिन हम अपने में भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हमने ये तजर्बे करके देख लिए हैं। सामने वाले को बोलते हैं कि तू गलत करे, तो सामने वाला बुरा मान जाता है, तो चीजें और बिगड़ जाती हैं। फिर हम सोचते हैं, अपनी तिकड़म लगाते हैं, चलो यार इसको ना ही बोला जाए तो ठीक है, लेकिन बोलते नहीं है तो उसको कभी उसका ध्यान ही नहीं जाता कि वो गलतियां कर रहा है। तो बोलने से भी काम नहीं होता और ना बोलने से भी काम नहीं होता, लेकिन काम तो करना है, तो किया क्या जाए। हमारी सारे अपने अंदर की अच्छाई जो है ना वो इनकम्प्लीट रह जाती है जब इस तरह की चीजें जो हम जिंदगी में फेस करते हैं। ये अपने संबंधों में कई बार घरों में भी फेस करते हैं, और स्कूल में, वर्क प्लेस में, नेबरहुड में, सामाजिक संबंधों में तो इसको फेस करते ही हैं। ठीक है, तो शिकायत ना करना सुलझाव नहीं है, ये समाधान नहीं है। शिकायत का भाव ना होना, इस स्थिति में मैं होना चाहता हूं, इस स्थिति में हम सब होना चाहते हैं कि मैं जिनके साथ में जी रहा हूं उनके प्रति शिकायत का भाव भी ना, मैं भी अपने अच्छेपन के साथ में हूं, साथ वाला भी अपने अच्छेपन के साथ में, है ना। और हम प्यार से एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, बातचीत भी करें, संवाद करें, है ना। तो वो जो है वो व्यवस्थित जीना है, जब शिकायत का भाव ना हो, है ना। और अपने अंदर शिकायत का भाव है तो मैं पीड़ित ही हूं, वो पीड़ा ही है अपने अंदर शिकायत, बेशक व्यक्त नहीं किया। ठीक है, तो इन चीजों की तरफ ध्यान जाए कि मेरे अंदर की स्थिति क्या है और मैं व्यक्त कैसे हो रहा हूं, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो एक्चुअल में मेरे अंदर की स्थिति जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसको एक बार हम इस क्लैरिटी के साथ में देख पाएंगे, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक हो गया इतना? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में हैंडल करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम शुरू में थोड़ा सा एक ग्राउंड ऐसा सेट कर लें कि ये शिविर क्यों कर रहे हैं हम। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हमारा शिविर का कंटेंट नहीं शुरू हुआ है, अभी हम क्या कर रहे हैं बात, शिविर क्यों, शिविर की नीड क्या है ना। हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, हमारी सारी क्वालिफिकेशन जिंदगी की इन समस्याओं को हैंडल कर पाए, हमारी ऐसी योग्यता नहीं बनी सारी पढ़ाई लिखाई के बावजूद। ठीक है, और आमतौर पर देखें तो एक एवरेज लाइफ स्पैन जो है, कल बता भी रहे थे आप में से कोई शेयरिंग करते हुए कि एवरेज लाइफ स्पैन कितना है इंडिया में। ठीक है, 2-4 साल कम ज्यादा होगा, कोई बात नहीं। और हर व्यक्ति, हर बच्चा अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा शिक्षा में लगा रहा है। बाईस 23 साल तो हर बच्चा पढ़ ही रहा है, ज्यादा ही पढ़ रहा है, कई बार तो इससे ज्यादा भी पढ़ रहा है। तो अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा जिंदगी की तैयारी के लिए लगाया, फिर भी जिंदगी के लिए तैयार नहीं हुए। जिंदगी का 1/3 हिस्सा जिंदगी की तैयारी के लिए लगाया
और फिर भी जिंदगी के लिए तैयार नहीं हुए, तो कुछ ना कुछ जो है ना कमी रह गई, कुछ समझ में कुछ। बच्चा तो क्लासरूम में आके बैठ जाता है, बच्चा आपको आपके सामने आता है तो ये नहीं कहता कि मुझे सोलर सिस्टम पढ़ाओ, मुझे पीरियोडिक टेबल पढ़ाओ, मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाओ, मुझे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाओ। बच्चा क्या ऐसा कहता है? नहीं, बड़ों ने डिसाइड किया होता है कि बच्चे तू ये सब पढ़ लेगा तो तू जिंदगी के लिए तैयार हो जाएगा। तो बच्चा इस विश्वास के साथ में क्लासरूम में बैठता है, टीचर की मानता है, मम्मी पापा की मानता है, स्कूल भी जाता है, कोचिंग भी करता है, होमवर्क भी करता है, अपने आप भी पढ़ता है। वो अपनी जिंदगी आपको दे दी है उसने शुरू के 22-23 साल कि जो आप कहते हो मैं वो करता हूं, आप मेरे से बेहतर जानते हो, आप मेरे को जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हो। और फिर वो जब पाता है 22-23 साल के बाद में कि अभी जिंदगी के लिए तैयार नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर उसके मन में अपने बड़ों के प्रति सम्मान कम होता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जिंदगी की मैं तैयारी करवा रहे हैं और जिंदगी की तैयारी तुमने मेरी करवाई नहीं। तो बच्चे को लगता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जो बड़ों के प्रति बच्चों का सम्मान पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, काफी जगह पे वो जो कम होता हुआ दिख रहा है, उसका भी अगर मूल रूप से कारण देखें तो वही है कि बच्चे को हम जिंदगी के लिए तैयार नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? एक्चुअल में हम खुद भी कई जगह पे जिंदगी के लिए तैयार नहीं हुए। जैसे आपका कोई एग्जाम वगैरह होते हैं, आप एग्जाम पेपर सेट करते हैं, तो कभी कभी बच्चे आपके पास में आते हैं पेपर के बाद में क्वेश्चन पेपर लेके कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा बोलते हैं क्या? ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। तो एक्चुअल में बच्चे की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो काम करना शुरू करता है और उसके बाद में हो जाती है उसकी शादी, तो शादी के बाद में जो हालात देखता है ना, तो वो भी यही कहते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस है। मेरी जितनी तुमने तैयारी कराई पिछले 25 साल में, ये वाली चीजें जो देख रहा हूं इसके लिए तुम्हें तैयार ही नहीं हुआ है ना, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो बच्चों की संबंधों में जीने की योग्यता जो है वो भी हमने विकसित कर दी थी। हम बच्चे लाख बच्चे को दे दे कि तुम्हें संबंधों में जीना नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं पर जिम्मेदारी, हम अपनी जो जिम्मेदारी है उससे मुंह मोड़ नहीं सकते कि हमने बच्चों की संबंधों में जीने की योग्यता का विकास नहीं कर पाए। जितना ध्यान उस तरफ देना था उतना नहीं दे पाए, और दे भी कैसे पाए, हम तो खुद भी जूझ रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये जो है ना, ये शिक्षा में कुछ चीज जो है ऐसा है कंटेंट जो कि अभी मिसिंग है, उसको हम पूरा डिटेल में आने वाले टाइम में अगले 8 दिन में देखने वाले। तो शिविर क्यों है कि हमारी एजुकेशन से अभी हमारी जिंदगी की तैयारी पूरी नहीं हो रही है, ना समाज जिस दिशा में जा रहा है वो हमको स्वीकार है, ठीक है, ना प्रकृति जिस दिशा में जा रही है वो हमको स्वीकार है, और इस सबके पीछे कल्प्रिट कौन है? मानव ही कल्प्रिट है। जितना जो हम ग्लोबल वार्मिंग और रिसोर्स डिप्लीशन की बात कर रहे हैं, ये क्या पशु पक्षी कर रहे हैं? पशु पक्षी तो नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। और जितना पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है उतना ये बढ़ भी रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पर कुछ तो है जो मिसिंग है। तो पहले हमें पहचान लेके कुछ गलती हो रही है, और उस गलती के लिए कहीं ना कहीं पर पढ़ लिख के जितना पढ़ाई लिखाई का विस्तार हो रहा है उतनी ये गलतियां भी बढ़ रही है, गलतियों की स्पीड भी बढ़ रही है। तो उसको डिटेल में देखेंगे, पहले उसकी एक नीड जो है वो एस्टेब्लिश हो जाए। अब धीरे से मॉडल्स निकल के आ रहे हैं कि मैं और मेरा परिवार, हमें पैसे की भी आवश्यकता है और हमें समझ की भी आवश्यकता है। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये वाला ना अभी परिवारों के कार्यक्रम में आया नहीं है। तो जितनी भी ऊर्जा रहती है, जितना भी समय रहता है, कम ज्यादा हो सकता है, वो या तो पैसा कमाने में निकल जाता है, या पैसा कमा के जो थकान हो गई है उसको दूर करने के लिए मनोरंजन में निकल जाता है। वर्क हार्ड
पार्टी हार्डर। ठीक है, तो वर्क हार्ड किस लिए हुआ? इसके लिए, और इससे गए थक। अब पार्टी हार्डर, ये जो है ना, ये छूट गया घरों में, व्यवस्थाओं में भी छूट गया, स्कूल में भी छूट गया। अब स्कूल में छूट गया भैया, वो दूसरे लोग हैं, घर के बच्चे तो मेरे अपने ही हैं। इस पे तो इमीडिएटली काम करने की जरूरत है। स्कूल में तो सरकार तो 10 साल भी धीरे हो गया, कुछ हो गया, जैसे भी कोई बात नहीं। अपने बच्चों से जब गलतियां होगी, बाद में आंसू निकलेंगे। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि अपना जी जान लगा के सोचा कि भैया ये पैसे कमा लेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। उन्होंने पैसे कमा भी लिए, वो पैसे देने को भी तैयार है, सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि पैसे में सुख नहीं था। अभी आते हैं दीदी, थोड़ा सा जो है ना, इसको एक बार थोड़ा हथौड़ा और मार लो, है ना। तो ये जो घरों में समझ का कार्यक्रम जो है ना, ये भी एक पिरियड। अब ये समझ के लिए कार्यक्रम बनेगा कैसे? आदमी के पास में टाइम होना चाहिए, आदमी के पास में एनर्जी होनी चाहिए। तो इसमें निश्चितता हो जाए कि मेरे परिवार की आवश्यकताएं क्या है, और हम उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। और पूरा करने के बाद में भी समय बचा हुआ है, तो मैं अपनी समझ के लिए भी काम करता हूं, अपने परिवार की समझ के लिए भी काम करता हूं, और समाज में निकलकर समाज में भी समझ बढ़े, इसके लिए भी काम कर पाता। और नहीं तो सारी की सारी ऊर्जा तो इसी में लग जाती है। दूसरा पॉइंट जो है ना, हमने संबंधों के दायरे को बड़ा सीमित मानकर रखा हुआ है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं अपने बायोलॉजिकल बच्चों के साथ में ही सुखी रहूंगा। जो आप बात एग्जाम्पल दे रहे हैं, और जो भैया ने भी एग्जाम्पल दिया था, ये बड़ी पीढ़ी को भी सोचना है, और हम सब भी आने वाले सालों में उस बड़ी पीढ़ी तक पहुंच ही रहे हैं। आने वाले 10, 20, 30 साल में हम लोग भी 60, 70, 75 वाली उम्र में पहुंचेंगे ही। हमारे साथ में भी क्या होगा? जितना हमने संबंधों को शरीर के आधार पर स्वीकारा, उतना हमने अपने लिए काम मुश्किल कर लिया। ठीक है, तो मुझे अपने भाई या बहन के साथ में रहना है, और उसके साथ में रह के अच्छा ही लगता है। लेकिन क्या सिर्फ वही मेरा सगा भाई या बहन जो है वो उसी के साथ ही मुझे अच्छा लगेगा, या यहाँ पे भी 100 भाई बहन बैठे हैं, इनके साथ भी अच्छा लगता? ठीक है, तो जब इनके साथ भी अच्छा लगता है, और हर महीने 100 लोगों के साथ में बैठ लेते हैं, और सबके साथ में अच्छा संबंध बन जाता है, और कईयों के साथ में फिर बाद में भी मुलाकात होनी शुरू रहती है, और एक संबंध अच्छे से बन जाता है, तो हम बायोलॉजिकल संबंधों की सीमा से निकल पाते हैं। जब तक मानव भ्रमित रहता है, संबंध को भी शरीर के आधार पर ही देखता है। तो शरीर के आधार पर ही देखता है, तो वो ब्लड रिलेशंस को ही रिलेशंस मानता है। जैसे ही हमारा ये जीवन वाला पक्ष खुलता है, तो ये पता चलता है कि जीवन तो शरीर से मतलब अलग चीज है ना। ये डीएनए से, जेनेटिक्स से, पेरेंट्स से अलग चीज है। और एक्चुअल में जब हम परिवार की बात करेंगे कल, अब आपने बात रखी है तो मैं रख ही देता हूं साथ में, कि अगर 2 लोग हैं ए एंड बी, तो अभी तक हमने संबंध को शरीर के आधार पर पहचाना है। भाई बहन शरीर के आधार पर, कि मेरा भी शरीर जो है 2 लोगों ने मिलकर बनाया, उसका भी शरीर उन्हीं 2 लोगों ने मिलकर बनाया, तो हम दोनों भाई बहन हो गए या भाई भाई हो गए। तो अभी तक हमने संबंधों को शरीर के आधार पर पहचाना। मम्मी पापा को भी हमने कैसे देखा, या दादा दादी को कैसे देखा, कि हमारे शरीर बनाने में उनका सहयोग रहा। अब हम जब बात रख रहे हैं कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, तो अब संबंध की भी जब हम खोलेंगे बात, जब परिवार पे जाएंगे तो क्या कहेंगे
कि संबंध शरीर का शरीर से मानना भ्रम है। संबंध किसका है? जीवन का जीवन से है। तो मेरे जीवन का आपके जीवन के साथ में संबंध हुआ तो हम संबंधी हो गए, नहीं तो सगे भाई बहन भी सेम शहर में रहते हुए या एक ही बिल्डिंग में रहते हुए आपस में बात ना कर रहे हो, ऐसा भी बहुत देखने को मिलता ही है। और जो बच्चों की जिज्ञासाएं हैं उनका बुजुर्गों के पास भी जवाब नहीं है। सही जीना क्या होता है ना? कैसे सही जी सकते हैं, संबंधों में तृप्ति कैसे पाई जाए, जीवन में तृप्ति कैसे पाई जाए, ये तो बुजुर्गों ने पाई ही नहीं। काफी सारे बुजुर्गों ने तो निराशा से भरे हुए भी काफी बुजुर्ग जो है वो दिखते हैं। तो ये जो अपनी शरीर यात्रा में जब शरीर ठीक था, इस समय जीवन की स्थिति भी ठीक हो जाती, तो बेशक शरीर जो है वो विषम परिस्थितियों को पाता है किसी उम्र के बाद में, लेकिन जीवन एक बार जागृति की स्थिति में आ जाता है तो उसमें डाउनफॉल नहीं होता। तो ये किसी भी परिवार में, हम क्योंकि परिवार में संबंधों की बात कर रहे हैं, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि 3 पीढ़ी तक तो जो है वो काफी जगह पे, कहीं कहीं पे 4 पीढ़ी भी साथ में दिखती है, लेकिन 3 पीढ़ी जो है, जैसे हम अपने घर में देखते हैं तो हमारे बच्चे हैं, हमारी वाली पीढ़ी है और हमारे पेरेंट्स वाली पीढ़ी है। तो ऐसा काफी घरों में दिखता ही है। ठीक है, अब ये लोग जो है अपने कामों में बिजी रहते हैं, जैसे आप लोग बिजी रहते हैं। घर के लिए जो भी साधन जुटाने हैं, जो भी व्यवस्था में समाज में भागीदारी करनी है, इसके लिए ये लोग घर से बाहर निकलते हैं। इनकी जिज्ञासाएं हैं, इनके पास में समय नहीं है, इनके पास में समय है लेकिन उत्तर नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनके पास उत्तर हो और इनके पास में प्रश्न है और क्या बढ़िया से समीकरण बन जाए? ठीक है, अभी तो हम लोग काफी बारी अपने ही बच्चों के साथ में देखते हैं तो लगता है कि भैया यहां पर भी गैप्स आ रहे हैं। एक पीढ़ी का गैप आता है तो वहां तो लगता है कि पूरा ही डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो जिंदगी की कुछ सच्चाइयां जो है ना वो सामयिक है। सामयिक है इन द सेंस वो समय के साथ साथ बदलती है। अब पिताजी ने कुछ काम किया था अपने टाइम पे, दादाजी ने, बच्चे को सॉफ्टवेयर लिखना है, तो सॉफ्टवेयर लिखना तो दादाजी नहीं सिखा सकते। सॉफ्टवेयर सीखने के लिए तो बच्चे को जो बाहर से सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट है उसी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो ये संबंधों में सही जीना क्या होता है, मानव लक्ष्य क्या है ना, जितनी बातें हमने यहां पर पिछले, मैं क्या हूं, है ना, ये वाली क्लैरिटी जो है वो बड़ी आसानी से ये वाली पीढ़ी इस पीढ़ी को बड़े होने के प्रोसेस में बड़ी आसानी से दे सकती है। तो परिवारों में संबंधों में तृप्ति के लिए बड़ों को कुछ काम करना है। बच्चा तो उपलब्ध है अपनी जिज्ञासाओं के साथ में। काफी साल तो बेचारा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके शुरू में तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, धीरे से उसको ये मैसेजिंग मिल जाती है, हम लोग बिजी हैं तो जरा देख ले अपने आप। तो उस बेचारे की अब जिज्ञासाएं जो है वो, तो जब वो जानना चाहता था तब हम उसे समझाए नहीं, और हम उसको 30 साल की उम्र में बैठ के कहते हैं कि आ और अब मैं तेरे को समझाता हूं। अब वो कहता है अब मैं पहले से ही समझ गया हूं, है ना, अब मत समझाओ मेरे को, मैंने भी पीएचडी कर ली, है ना, तुमसे ज्यादा कमाता हूं, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं। उसकी ऐसी अवधारणा बन जाती है। तो ये काम जो करने वाला है ना, वो जब तक बच्चे के पास में जिज्ञासाएं हैं, जब तक वो अपने से बड़ों को श्रेष्ठ मानता है, उनसे सुनने को तैयार है। टीचर की भी सुनेगा, घर में भी बड़ों की भी सुनेगा, और जहां पर उसको नेचुरली एक्सेप्टेबल आंसर्स मिलते हैं, जैसे हमारी जिज्ञासाएं शांत हो रही हैं, वैसे ही बच्चे की भी जिज्ञासाएं शांत होती है। और जब की जिज्ञासाएं शांत होती है तो उसकी आपके साथ बॉन्डिंग होती है। आपने मेरी जिज्ञासा शांत की, आप काम के हो, आप मेरे उपयोगी हो, ये हमारा बच्चे के लिए मूल्य बन जाता है। हमारी उपयोगिता ही हमारा मूल्य है।
तो हम लोग भी देखिए, उम्र के साथ बड़े तो सभी हो रहे है ना। आने वाले 10, 20, 30 साल में से हम में से भी काफी सारे लोग दादा दादी की भूमिका में होंगे। हो सकता है कोई 2-4 अभी ऑलरेडी भी हो, लेकिन समय के साथ साथ हम लोग पहुंचेंगे। हम किस तरह के बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारी भी अगर शरीर के स्तर पर ही उपयोगिता थी, तो हम भी अनुपयोगी होने वाले हैं। अगर हमारी पैसा कमाने के लेवल पे ही उपयोगिता थी, तो हम बड़े अनुपयोगी होने वाले हैं, कि बच्चे हमसे ज्यादा पैसा कमा ही लेंगे। अभी हम उपयोगी हैं क्योंकि हम पैसा कमाना जानते हैं और बच्चा पैसा कमाना नहीं जानता। उसको लगता है ये हमसे श्रेष्ठ है। हमें कार चलानी आती है और बच्चा कार चलाना नहीं जानता, उसको लगता है कि ये तो जानते हैं कुछ। मेरे को अच्छे से याद है, एक बार हम लोग विद फैमिली जो है कहीं पर जा रहे थे रिंग रोड पे। तो इधर मूलचंद फ्लाईओवर से साउथ एक्सटेंशन की तरफ गए और हमें जाना था सीधा ही। और वो साउथ एक्सटेंशन फ्लाईओवर के ऊपर से ही दूर से लगा कि ये तो बहुत ट्रैफिक जाम है, लंबा जितना दिख रहा है। ये पुरानी बात है, तब ये गूगल मैप्स वगैरह नहीं होते थे, बच्चे छोटे थे। तो हमारी बेटियां उस टाइम पे 10 से नीचे वाली उम्र में थी। तो जैसे ही वो जैम दिखा तो मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा ऐसा करते हैं, नीचे से ले लेते हैं, राइट लेके इंडिया गेट की तरफ से चले। मैं नीचे से, वो संजना साथ में बैठी थी बड़ी बेटी, वो एकदम से ना उसकी आंखों में, पापा आपको सारे रास्ते याद कैसे हो जाते हैं? बच्चा ऐसा सवाल पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? बड़े भी पूछते हैं। बच्चे पूछते हैं, आपको कैसे पता चल जाता है ना। तो बच्चे को लगता है कि मेरे को तो रास्ते याद नहीं है। और ये कितने जो है ये स्मार्ट लोग हैं ये बड़े वाले, कि इनको सारे रास्ते याद है। इधर से जाम जैसे ही दिखा रहे, इधर से जाएंगे पता नहीं कहां से जाएंगे, और वहीं पहुंच भी जाएंगे, और पहुंच भी जाते हैं, प्रमाणित भी हो जाता है कि हम जानते हैं, है ना। तो एक बच्चा जो है ना अपने बड़ों को अपने से श्रेष्ठ मानता है इन सारे हिसाब से। तो उस समय अपनी श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए हम जो भी कंटेंट बच्चे को देते हैं, बच्चा उसे स्वीकार करने की स्थिति में रहता है। अब बच्चा हो गया 25 साल का, अब उसे रास्ते हमसे ज्यादा मालूम है, टेक्नोलॉजी भी हमसे ज्यादा मालूम है, पैसे हमसे ज्यादा कमाता है, गाड़ी भी हमसे ज्यादा अच्छी चला लेता है। अब श्रेष्ठ कौन हो गया, है ना। जिन आधार पर हम श्रेष्ठ थे, उन्हीं आधारों पर अब बच्चा श्रेष्ठ हो गया। अब आपकी क्यों सुनेगा? तो आप कहते हो कि हमने दुनिया देखी, हमने संबंध निभाए, वो कहते हैं मैं भी देख रहा हूं बचपन से कैसे निभा रहे हो। निप कुछ रहा नहीं, है ना। वो तो देख ही रहे, बाहर वालों को ना पता हो, बच्चे को तो पता चल ही रहा है कि घर में क्या हो रहा है, चाचा के साथ क्या हो रहा है, बुआ के साथ क्या हो रहा है, मामा के साथ में क्या हो रहा है, और काफी बार तो घर में ही मम्मी पापा के बीच में भी क्या हो रहा है। बाहर के लोगों को ना पता हो, बच्चे को तो सब पता है। तो आपकी श्रेष्ठता धरी की धरी रह जाती है। तो जब तक आप काम कर रहे हो, तो कम से कम सम्मान आपको स्कूल में तो मिल रहा है। जिस उम्र की हम बात कर रहे हैं, तब रिटायरमेंट आ जाएगी, उस सम्मान स्कूल में मिलना तो बंद हो जाएगा। अब तो जो वहां पर होगा उसको सम्मान मिलेगा, और घर में तो पहले ही इज्जत नहीं थी। तो आदमी जो है ना बिल्कुल सड़क पे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ना। आप अगर इसको बिल्कुल तर्क की दृष्टि से भी देख लो, व्यवहारिक दृष्टि से भी देख लो, तो ऐसा ही हो रहा है। तो ये संबंधों में जीने की योग्यता हमें आ जाए, और हमें जिंदगी में करना क्या है, मानव लक्ष्य क्या है, ये पता चल जाए, हम आखिरी सांस तक उपयोगी रहेंगे, आखिरी सांस तक सम्मानजनक तरीके से जिएंगे। नौकरी हो या ना हो, पैसा हो या ना हो। मैं बोल एक फ्लो में गया, कुछ लोग नोट्स भी बनाना चाह रहे हैं, सुनना भी चाहते हैं, 2-4 मिनट का ब्रेक ले लें और समरी में लिख लें, क्योंकि ये वाली चीजें फिर जो है बार बार जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा मूल्य क्या हुआ, जिसको हम रेस्पेक्ट भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो यहां पर सम्मान को बोला कि कैसे देखें सम्मान। अभी हम सम्मान को कैसे देखते हैं
कि कोई आया तो हम खड़े हो गए, कोई बड़ा है घर में तो पैर छू दिए, है ना। हम लोग कहीं 5 स्टार होटल में गए और वहां पे जो डोरमैन था उसने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया और एक अच्छा सा सैल्यूट मार दिया, तो भी हमें सम्मान की फीलिंग आई। तालियां बज गई, मंच पे सीट मिल गई, बड़े उल्टे पुल्टे से काम हो रहे हैं। तो सम्मान को जो है वो मतलब कहीं ना कहीं पर ऐसा भटकाव में ऐसे नोशंस बन गए हैं। तो यहाँ पर क्या सम्मान को कह रहे हैं? सम्मान हुआ सम्यक मान। अगर संधि विच्छेद कर या मतलब एक्सटेंड करके देखें इसको, तो सम्यक मान मतलब मान का मतलब होता है आंकलन करना। तो ठीक ठीक आंकलन। तो कोई व्यक्ति कैसा है उसको आंकलन कर पाना, इसको सम्मान कह रहे हैं। सम्मान दिखाने की वस्तु नहीं है, सम्मान लेने की वस्तु नहीं है, यह मूल्यांकन है। हम जब ये नहीं कर पाते हैं तो इसलिए काफी समस्याएं जो है घरों में होती। हम लोग पंजाबी हैं, तो एक कहावत जो है हमारे यहाँ पे हंसी मजाक में काफी जो है वो बोलते हैं शादी के बाद में, जो आतिशबाजी की बात मैंने आपको बताई थी, तो मुंडा व्याया ते गया नोट पुनाया ते। सुना कि किस किसने सुना है? नोट पुनाया ते गया तो मुंडा व्याया ते गया। तो उसमें क्या बोलते हैं, मतलब कि नोट जैसे किसी के पास में 500 रुपए का नोट है, तो 500 रुपए का नोट पड़ा रहता है तो पड़ा रहता है। एक बार कभी उसको खुला करवा लिया तो फिर वो ऐसे 100, 50, 10, 20 करके इमीडिएटली चला जाता है। वो 500 वाला जो है ना वो पड़ा रहता है। तो नोट को आपने एक्सचेंज कर लिया कहीं पे छोटे डिनोमिनेशन में, तो देन इट इज गॉन। और बेटा जो है उसकी शादी हो गई तो ही इज गॉन। ठीक है। तो ऐसी ऐसी जो है मतलब परंपरा में हमें काफी बार लगता है कि परंपरा में पहले लोग तो अच्छे होते थे, अच्छे से जी पाते थे। उन्हीं अच्छे लोगों ने ही अपने आसपास देख के ये वाली कहावतें भी चलाई होती है ना। तो मतलब चला तो आ रहा है पहले से, अब जैसे जितना पहुंचा नहीं पहुंचा जो भी है। तो आदमी को आंकलन कर पाए हम। तो जब आंकलन नहीं कर पाते तो ये लगता है कि बेटा बदल गया है। तो एक्चुअल में बेटा बदलता नहीं है। बेटा शादी के बाद में नासमझ नहीं होता, नासमझ हो जाता है, ऐसा नहीं होता। वो पहले से ही नासमझता, हमें पता नहीं चल रहा था। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो जो है वो भी समझदार नहीं थी पहले। हाँ। पहले से नहीं थी। हाँ, तो मतलब ये दोनों पे जो है, पहले कहावत क्योंकि लड़के के ऊपर है तो मैं सिर्फ उस कहावत से रिलेट करके कह रहा हूँ, बाकी सबके ऊपर जो है इसको। तो मेरा लड़का बदल गया, तो लड़का बदला नहीं है ना, वो पहले से ही ना समझता, बस हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पाए, हम उसका आंकलन नहीं कर पाए। हम लोगों को प्लॉट कहां पर लेना है ये अच्छे से पता है, कौन से प्लॉट की कीमत है। हमें प्लॉट का आंकलन बड़े अच्छे से करना आता है। शॉपिंग करते टाइम हमें सेल्स में चीजें उठा के उनका आंकलन करना बड़े अच्छे से आता है। जिनके साथ में जी रहे हैं उनका आंकलन करना नहीं आता है। जिनके साथ में जी रहे हैं, पैदा होने से शादी होने तक उसी घर में साथ में रहते हैं और आंकलन नहीं कर पाते कि क्या हुआ। तो तब तक अनुकूलता लग रही होती है, हम जैसा कह रहे होते हैं, बेटा वैसा कर रहा है, तो लगता है कि सब ठीक ठाक है। बेटा समझदार हुआ या ना समझ हुआ इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। बच्चा भी पढ़ रहा है, नंबर आ रहे हैं, समझदार हो गया। वो यही सारे समझदार, यही सारी डिग्री होने के बावजूद भी आगे चल के जिंदगी में, शादी में और भी किन्हीं कामों में जैसे जैसे इंटरेक्शंस बढ़ते हैं, बातों पता चलता है निकला तो ना समझिए। तो कोई अजनबी ना समझ निकलता तो कह सकते थे कि मैं उसको भांप नहीं पाया, अपनों को भी नहीं भांप पाए। तो प्रॉब्लम उनकी है या अपने में है? तो काम उन पे करना है या अपने पे करना है ना? तो आदमी को कैसे जांचना है ये एक बड़ा काम है ना, आदमी का आंकलन कर पाना। तो ये सम्मान जो है
इस सेंस में इसको रखा गया है यहां पर, है ना। तो शब्द वही है, अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग हो गया। ठीक ठीक आंकलन किसका? मानव का, संबंधी का। इसको मूल्य क्यों कहा गया? कि जिसके साथ जी रहे हैं काफी बार वो हमसे छोटा भी हो सकता है। जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, और बराबर के भी हो सकते हैं। पति पत्नी भी अपना गृहस्थी की यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। तो जिनमें जो कुछ भी अधूरापन है उसको पड़ोसी बताएंगे या जो साथ में जी रहे हैं वो बता पाएंगे ज्यादा अच्छे से? जो साथ में जी रहे हैं वो अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन साथ में जो जी रहे हैं उनको देखना तो आए। इस तरफ जब ध्यान नहीं जाता तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो छूट जाता है। तो सम्मान मूल्य है। मुझे आदमी को जांचना आता है, उसका आंकलन करना आता है। इस योग्यता से संपन्न होना जो है ना, इसको क्या कहा? मेरी उपयोगिता है ना। इसको जो है वो सम्मान जो है वो कह रहे हैं, सम्यक मान। जैसा है वैसा देख पाना। अब जैसा है वैसा देख पाने के बाद में क्या करेंगे? उसको डांटेंगे क्या, है ना? उसकी निंदा करेंगे क्या? उसको छोड़ देंगे क्या? या उसके साथ स्नेह पूर्वक बैठ के बात करेंगे? बात तो करता ही आदमी। जैसे अभी हमने बात की थी जंगवात की, ये सुबह से शाम तक हम बैठकर बात तो करते ही हैं। तो बातों में ये सारी बातें आती रहे, है ना। हमें आंकलन करना आता हो, उस आंकलन को हम अच्छे हृदय से व्यक्त कर पाए। तो आंकलन करना आता है, इसको सम्मान कहा, और उसको अच्छे हृदय से, साफ दिली से व्यक्त कर पाए, ये शिष्ट मूल्य हो गया, जिसको सौहार्दता का। सौहार्दता मतलब सुंदर हृदय से, साफ हृदय से, साफ दिली के साथ। अभी काफी बार जो है हम संबंधों में जी रहे होते हैं और साथ वाला गलतियां भी कर रहा होता है, और ऐसा लगता है कि बोलेंगे तो भड़क जाएगा। तो गलती करते हुए कहते हैं वाह वाह क्या कर दिया भाई साहब आपने, मजा आ गया। और मन में लग रहा होता है कि कर क्या रहे उल्टा पुल्टा भाई साहब ये, लेकिन वो बोला भी नहीं जाता। जैसे पहले भी हमने उदाहरण लिए है ना, वो भाई साहब तो मतलब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। अभी आप बोलने जाते हो तो बात ठीक नहीं लगती, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो है, ये संवाद में जब संबंध ठीक होते हैं आपस में, उस समय ये मिलजुल कर करने वाले काम। सारे के सारे मूल्यों को जैसे जैसे हम मोस्टली देखेंगे, तो जब संबंध ठीक हो, जब आपस में बातचीत हो रही है, जब बच्चा छोटा है आपके साथ बैठने को तैयार है, आपसे सुन भी रहा है, उस टाइम पे हम उसको जो है वो कुछ और, उस टाइम पे अच्छा छुट्टी मनाने कहा जाना है बेटा, बता अगली छुट्टियों में कहाँ चलना है, बता तू। उस समय बातें जो है वो ये हो रही होती है। तो ये इस तरफ जो है ना, ये ध्यान जाए कि ये भी जो है ये करने वाला काम है। अब ये आंकलन होना कैसे है, किसका आंकलन करना है? साथ वाले का। तो जैसे मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूं, वैसे ही सामने वाला भी शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। और मानव जीवन प्रधान विधि से जीता है, ये हमने पिछले 3-4 दिन में अच्छे से देखा है। तो आंकलन जीवन का करना, आंकलन तो इसका होना है। और आपको शिविर में आने से पहले पता ही नहीं था कि ये भी एग्जिस्ट करता है, तो हम इसका आंकलन भी नहीं कर पाते थे। जो चीज है ही नहीं उसका आंकलन कैसे करें? हमारे को पता ही नहीं है भैया ये एग्जिस्ट भी करता है ना। तो हम मोटा मोटा सा हमको भाषाभास रहता है, और हम भाषा में बात भी करते हैं कि सामने वाले का आचरण अच्छा है, उसकी आदतें अच्छी हैं, उसकी नेचर अच्छी है, लेकिन उसको जब तक बिल्कुल प्रिसाइजली तर्क पूर्वक हम बात नहीं कर पाते, वो बात जाती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट रह जाती है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, सामने वाले को भी जैसा उसमें से समझ में आता है, और हमें भी पता नहीं चलता कि उसको मेरे जैसा ही समझ में आया जो कुछ भी, क्योंकि हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट कह दिया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही ये है कि भैया ये देख लेना अपने आप, कुछ कुछ ऐसा होता है, ना अपने को स्पष्ट है ना साथ वाले को स्पष्ट हो। संयोगवश कुछ कुछ लोग
पैदाइशी अच्छे होते हैं, कुछ अपने पे भी मेहनत करते हैं, तो वो कुछ कुछ कर पाते हैं ऐसा, लेकिन मेजॉरिटी में जो ये वाली चीजें जो है वो रह जाती हैं। तो जीवन का जो है वो आकलन करना था, क्योंकि मानव का शरीर चला तो जीवन ही रहा, तो इसको जो है वो देखना था। जब हम सही सही आकलन नहीं कर पाते हैं, जब हम सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो उसकी एब्सेंस में क्या होता है, उसकी एब्सेंस में कह रहे हैं, जब हम इसको ठीक ठीक आकलन को इंग्लिश में बोला राइट इवैल्यूएशन, तो जब हम राइट इवैल्यूएशन नहीं कर पाते तो फिर हम रॉन्ग इवैल्यूएशन करते हैं। तो रॉन्ग इवैल्यूएशन करने में दो तीन तरह के वेरिएशंस आ जाते हैं। एक हो जाता है अधिमूल्यन, या तो ज्यादा कर लेते हैं, विच इज ओवर इवैल्यूएशन। फिर एक होता है अवमूल्यन। या तो बिल्कुल तलाक लेते हैं। ये सारा जो है ये क्या हो गया, जब राइट इवैल्यूएशन नहीं कर रहे तो रॉन्ग इवैल्यूएशन हो रही है। तो रॉन्ग इवैल्यूएशन इस तरीके से हो रही है। अवमूल्यन मतलब अंडर इवैल्यूएशन, जो जैसा है उसको उससे भी कम मान लेना, जो जैसा है उसको उससे कम मान लेना, ये भी राइट इवैल्यूएशन नहीं है, है ना। बच्चे के 100 में से 70 नंबर बनते थे, आपने उसको 70 की जगह 50 दे दिए, ये भी गलती हो गई। उसको 70 की जगह 90 दे दिए, ये भी गलती हो गई, है ना। तो ओवर इवैल्यूएशन भी नहीं करना था, सॉरी, और अंडर इवैल्यूएशन भी नहीं करना, है ना, राइट इवैल्यूएशन करना। सर ये इवैल्यूएशन तो हर हमारे व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव से करेगा ना, तो उसमें सही इवैल्यूएशन क्या है? न्याय धर्म सत्य के आधार पर, है ना। न्याय धर्म सत्य यूनिवर्सल है ना। जो अभी जो है, हमने जो 6 आपने पर्सपेक्टिव बोला, तो हमने जो 6 दृष्टियां बताई थी, 6 नजरिए बताए थे, 6 दृष्टिकोण लिखे थे, उसी को इंग्लिश में पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। तो वो जो पर्सपेक्टिव है वो प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य। अभी हमको क्योंकि न्याय, धर्म, सत्य का पता नहीं है, इसलिए हमारे काफी सारे पर्सपेक्टिव जो है वो प्रिय, हित, लाभ पर ही बेस्ड है। सामने वाला कभी काम आएगा, इसलिए इसे बना के रखो, उसका सम्मान करो ताकि वो खुश रहे, ताकि जब काम आए तो हम उसके पास में जा सके। तो ये जो है ये हमारा अभी जो है काफी सारा जो मामला है ये प्रिय, हित, लाभ किया। तो अभी सम्मान जो है ना वो काफी जगह के ऊपर इन चीजों पर आधारित है, जो न्याय, धर्म, सत्य पर आधारित नहीं है ना। शरीर के आधार पर सम्मान होता है, सुंदरता के आधार पर, शरीर के शक्ल सूरत के आधार पर जो है वो कई बार दिखता है कि उस आधार पर सम्मान हो रहा है। कपड़े कैसे पहने हैं, इस आधार पर सम्मान हो रहा है ना, ये हमको दिखता ही है। अपनी विचारधारा के आधार पर भी सम्मान हो रहा होता है। विचारधारा भी यूनिवर्सल नहीं रहती है। इसको अगर हम लिखे ना कि किन किन आधार पर अभी प्रचलन में सम्मान हो रहा है, ये प्रचलन में, तो एक हम कह सकते हैं शरीर के आधार पर, रूप के आधार पर, डिग्री के आधार पर, पद के आधार पर, धन के आधार पर, इन आधारों पर जो है सम्मान होता हुआ दिखता है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं भाई साहब, और भाई साहब को भी सम्मान चाहिए, है ना। तो कपड़ा वपड़ा तो पार्टी में जाते हैं तो जाके सामने वाले को दिख ही जाता है। अब गाड़ी नीचे खड़ी है और बताना है कि गाड़ी ये है, तो टेबल पे जाते ही गाड़ी की चाबी पहले, कि चाबी का छल्ला देख के पता चल जाए भैया सामने वालों को कि बाहर जो गाड़ी है वो ये वाली है। गाड़ी तो मैं ऊपर ला नहीं पाया अंदर। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे इस तरह से जो है बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स सर कॉमन इंटरेस्ट की बात ही तो आ जाती है ना। अगर हमारे इंटरेस्ट कॉमन है तो एक कनेक्ट बन जाता है, फिर उस पर्सन को लाइक। तो ये जो कॉमन इंटरेस्ट है दीदी, इसी को प्रिय हित लाभ कह रहे हैं। मुझे भी कुछ प्रिय है, आपको भी कुछ प्रिय है। मुझे भी क्रिकेट का मैच देखना अच्छा लगता है, आपको भी क्रिकेट का मैच अच्छा देगा। लेकिन एक्चुअल में आदमी का आकलन न्याय, धर्म, सत्य के आधार पर।
है ना। तो क्रिकेट साथ साथ बैठ के देखने से, यूरोप साथ साथ बैठ के घूमने से, मूवी साथ साथ जाने से न्याय धर्म सत्य प्रमाणित नहीं हो रहा है, उसकी कोई समझ भी नहीं बन रही है। प्लीज सब साथ में बने रहे। तो अभी हम लोगों ने जो है ये संबंध और सम्मान जो है ये काफी बार जो है ये प्रिय हित लाभ के दायरे में रखकर देखा है, इसीलिए गलती हो रही। एक्चुअल में देखो ये गलतियों को ध्यान ना दिया जाए, इसलिए मैं कहता हूँ देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमारे बच्चे हो रहे हैं सबके बड़े, पता नहीं चलेगा कब इनकी शादी का टाइम आ जाएगा। हमने तो मम्मी पापा की सुन ली है तो साथ में ही लेके आएंगे, है ना, कि भैया ये है आशीर्वाद दे दो, है ना। तो अभी बच्चे भी जब अपना जीवन साथी चूज करेंगे तो वो भी कुछ आंकलन करके ही जीवन साथी चूज करेंगे। तो अभी काफी बच्चों में मैं ये गलतियां होते हुए देख रहा हूं कि अभी जीवन साथी भी प्रिय हित लाभ के आधार पर चूज किया जा रहा है और बाद में बनती नहीं है। पैकेज कितने का है, कमाता कितना है, लड़का अकेला है कि है ना, अनमैरिड बहनें कितनी हैं। और एक बार एक शिविर में मैं बैठा था तो एक बहन जी खड़ी होकर कहती कि हमारे टाइम पे तो ये भी देख लेते थे कि सास भी मरी हुई है तो ज्यादा अच्छा है। सर लड़का बड़ा है कि छोटा है ना। तो इन आधार पर आकलन तो हमारी परंपरा में भी होता आया। बच्चों ने शायद ये वाली चीजों को छोड़ दिया लेकिन दूसरे भ्रम में फंस गए। तो बच्चा जीवन साथी चूज करते टाइम अगर गलती कर गया तो भैया वो भी दुखी और हम भी दुखी ना। उसको देख देख के हम दुखी और वो जो साथ में दोनों मिलके हमें दुखी करेंगे वो तो अलग। तो ये जो जीवन साथी चुनने का काम है ये भी सम्मान के आधार पर ही हो रहा है। बिल्कुल अगर ये मूल्य पकड़ में नहीं आया तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, भयंकर गलतियां हो रही हैं और होने की संभावना भी। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना जो है बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि बच्चे अपने आप समझदार हो जाएंगे ऐसा नहीं है। जितनी आसानी से हम यहाँ पर इन चीजों को देख पा रहे हैं, क्या हमने इतनी बारीकी से रोजमर्रा की जिंदगी अपने घर में सोचा भी है इन चीजों को? ध्यान भी नहीं गया हमारा और गलतियां इसीलिए हो रही। तो सम्मान के साथ ये जो सौहार्दता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो काम किया जाए जब आकलन करने के बाद में साथ वाले को फीडबैक देनी होती है तो वो भी साफ दिली के साथ में दी जाए। अब 7वां दिन आ गया तो मैं आपसे खुल के भी कुछ बात कर सकता हूं, कर तो पहले से भी रहा हूं, अब और भी खुल सकता हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से बार बार हम दोनों मिलकर ये कह रहे हैं कि आपका समझना अभी शेष है और आप इंटेंसिटी के साथ में सभा में बैठे हुए हैं। इमेजिन करो और कौन सी सभा होगी जहां पर कोई आपको कह दे कि तुम्हारा समझना शेष है और बवाल ना खड़ा हो जाए, है ना। तुम अभी समझे नहीं हो, कोई कह के दिखा दे आपको। दिल्ली के टीचर और वो भी मेंटर, है ना, अपने आप में इतने सम्मानित है, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई बोलने की, है ना। वाइफ तो अलग बात है। तो मतलब तो आप ये कैसे सुन पा रहे हो, है ना। यहाँ पर अब सम्मान अपमान हट गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ठीक ठीक आंकलन, और मानव को ठीक ठीक आंकलन पसंद है ना। मानव चाहता है कि मेरा ठीक ठीक आंकलन हो और मुझे बताया जाए, क्योंकि हर मानव अपने अधूरेपन को पूरा करना चाहता है। वी वांट टू ओवरकम दैट इनकम्प्लीटनेस। ये हमारे परिवेश में कुछ है ही नहीं ऐसा जो इस चीज को सपोर्ट कर रहा हो, है ना। हमारे आसपास इन चीजों के आधार पर सम्मान होता है तो हम इन्हीं चीजों के पीछे लग गए और हमारे बच्चे भी लग गए और गलतियां होनी शुरू हो गई। तो ये सम्मान जो है ये भी मानव की उपयोगिता है ना। मूल्य क्यों बोला इसको, मैं सही आंकलन कर पाता हूं, ये मेरी उपयोगिता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते इसको, ठीक है ना, बिल्कुल लॉजिकल बात। मैं सही आंकलन कर पाता हूं, ये मेरी उपयोगिता है मेरे साथ वालों के लिए, और मेरे साथ वाले भी सही आंकलन कर पाए, ये उनकी उपयोगिता होगी।
तो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हो और वो भी सही सही आकलन कर पाए, ये हम चाहेंगे भी। वो नहीं कर पाते इसलिए गलतियां कर रहे हैं, सिलेक्शंस गलत कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं तुम गलत सिलेक्शन कर रहे हो, वो कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तो इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है।